हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारे टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास देखेंगे और इसके अंतर्गत हम आपके पार्ट नंबर 3 तक देख चुके हैं। दोस्तों, हम इसमें देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज का। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश विषय का लघु उत्तरीय प्रश्न पवन सीरीज का इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है। दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल आपके 17 पार्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाया गया है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा इस वीडियोज के लिए। साथ ही लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लिंक से पढ़ना चाहें तो लिंक से, बाकी आप विजिट करके भी चैनल पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि सबकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से पहले हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फिर हम लोग 11 देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, ये आपका है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सन 1986 में लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में विभाजित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा। और यहाँ पर हम आगे देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बाल केंद्रित भावना यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को शिक्षा में समाहित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई, ये आपको देखना है। और इसके टोटल 12 खंड हैं और यहाँ पर इसके मुख्य उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा। और यहाँ पर हम देखेंगे बाल केंद्रित भावना यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है 12 खंड, और यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1986 ने बाल केंद्रित भावना और बाल केंद्रित शिक्षा को भी शिक्षा में समाहित किया। तो सब बस यही इतना आप याद किए, फिर उसके बाद आगे समझिए। आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना को समाहित किया। तो इसमें 10+2+3 यानी कि आपका 10+2 यानी कि आपका इंटर हो गया, फिर उसके बाद 3 यानी कि आपका ग्रेजुएशन। क्लियर, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जोर दिया। और इस शिक्षा नीति ने नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, जिसमें 10+2+3 ये आपकी समान शिक्षा संरचना इसके बारे में है। और यहाँ पर 1986 ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए जो जोर दिया, उस पर आप देखेंगे नर नारी समानता पर जोर दिया और पर्यावरण जोर दिया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। तो बस आपको यहीं पर इतना ही समझना है। सबसे पहले बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई और इसके टोटल 12 खंड हैं। और इसके प्रमुख उद्देश्य, इस शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा और बाल केंद्रित भावना यानी बाल केंद्रित शिक्षा को शिक्षा में समाहित किया गया। और इसमें देखिए, राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना यानी कि 10+2+3 को अपनाया गया। और साथ ही यहाँ पर शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जोर दिया गया। इसमें नर नारी की समानता, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। क्लियर, बस आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतना ही समझना है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा जो बेस था ये यहीं से था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में हम कैसे जाने।
तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे, मेजर इश्यूज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में प्रत्येक शासनकाल में शासकों ने अपने आदर्शों तथा दर्शन के संदर्भ में शिक्षा नीति का निर्माण किया। इसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा हमेशा से मानव इतिहास को विकसित करती रही है। इसने काल की सांस्कृतिक चुनौती का सामना किया है। प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की प्रक्रिया आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है भारत के निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में। भारत में प्रत्येक शासनकाल में शासकों ने अपने आदर्शों तथा दर्शन के संदर्भ में शिक्षा नीतियां प्रस्तुत की। और दोस्तों, ये जो शिक्षा नीतियां बनती गई अलग अलग शासनकाल में, इसने कहीं ना कहीं मानव इतिहास को विकसित किया और इसने काल की चेतावनी तथा सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का भी सामना किया। अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में अलग अलग शासनकाल के अकॉर्डिंग ही चेंज होती गई। प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की प्रक्रिया आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें देखना है कि किस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कैसे, उसका जो प्रादुर्भाव तरह से वो कहाँ से शुरू हुई और उसमें नई नई शिक्षा नीतियाँ किस तरह से जुड़ी और उससे लोग किस तरह से प्रभावित हुए, यहाँ पर आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति में यह तथ्य अपनाए गए। नंबर 1 पर है शिक्षा की भूमिका और तत्व। राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी व्यक्तियों हेतु आवश्यक है। सर्वांगीण विकास का यह आधार है। शिक्षा की भूमिका के विषय में हम देख रहे हैं और उसके तत्व के विषय में। तो जो राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भूमिका प्रस्तुत करती है और अगर हम बात करें, इसमें संविधान में प्रदत्त जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति होती है। बौद्धिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक स्वभाव तथा राष्ट्रीय समग्रता की दृष्टि से यह संवेदना का विकास करती है। अगर हम बात करें, अगर हम शिक्षित ना हो तो हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होगी किसी भी चीज़ को सोचने विचारने की। तो एक तरह से जो शिक्षा है वो मानव को बौद्धिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वो अपने आने वाली पीढ़ी को ही वो सारी चीज़ें विरासत के रूप में दे पाता है। राष्ट्र में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान द्वारा नए क्षेत्रों को पता लगाती है। दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से जो खोज की जाती है, एक तरह से जो भी उसमें नवीनता लाई जाती है, वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और सबसे परे शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में विनियोग है। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर इनसे भी अलग अगर हम देखें तो शिक्षा वर्तमान और भविष्य से का एक योग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट पे, नंबर 2 पॉइंट है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। तो दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें, चूँकि इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक तरह से यहाँ पे शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। और नई शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया। जिसके पहले हम लोग पढ़े थे ना 10+2+3, वो उसी की बात हो रही है कि यहाँ पर संपूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के शैक्षिक विकास के लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर शिक्षा और समानता। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, समाज में भिन्न भिन्न वर्गों में शिक्षा की भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन असमानताओं को दूर करने हेतु अनेक उपाय इस क्षेत्रों में भी किए गए हैं। तो दोस्तों, शिक्षा में समानता लाने के लिए, जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारे जो देश में या फिर राष्ट्र में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा एक ही विद्यालय में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो एक तरह से शिक्षा लोगों में समानता लाने का कार्य कर रही है। क्लियर। नारी समानता के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शिक्षा नारियों के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं।
इन भिन्नताओं को दूर करने हेतु भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, नारी समानता के लिए शिक्षा की अगर हम बात करें तो चूंकि जो शिक्षा होती है, शिक्षा के माध्यम से नारी को सशक्त बनाया जा सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से, और साथ ही उसके अंदर अलग अलग तरह के स्किल डेवलप करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से नारी समानता के लिए भी शिक्षा को मुहैया कराया गया। निरक्षरता उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षा, पोषण और कल्याण, गृह कला और प्रबंध आदि पाठ्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न गैर पारंपरिक पाठ्यक्रमों के निर्माण पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर नारी समानता के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया जिससे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पॉइंट पे, अनुसूचित जातियों की शिक्षा। नई शिक्षा नीति में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के स्त्री और पुरुषों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था पर बल दिया गया। अनेक पारंपरिक पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति, अध्यापन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आदि के द्वारा अनुसूचित जाति शैक्षिक समानता के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अनुसूचित जाति की शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान मिले, एक उनकी अपनी एक मान सम्मान और मर्यादा हो कह सकते हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसमें छात्रवृत्ति, अध्यापन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और पारंपरिक पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें उनके साथ, जिससे कि उनका उत्थान हो सके, उनके साथ ये सारी चीज़ें अपनाई गई। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये आपका 11 हो गया। 11 में आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बार और फिर से चेक देख लेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे बताइए। तो दोस्तों, इसके पहले जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई, इसमें टोटल 12 खंड थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य था उसमें सभी के लिए शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा भी समाहित किया गया था और 10+2+3 का शिक्षा की संरचना की गई थी। इस तरह से जो ढांचा तैयार किया गया था 10+2+3 का, उसको भी पूरे राष्ट्र में यानी कि पूरे देश में लागू किया गया। और 1986 ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए शिक्षा नीति में नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे में ही ये सारी चीज़ें समाहित हैं, जिसमें हमने पहला देखा था शिक्षा की भूमिका और तत्व, और नंबर 2 पर देखा शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, नंबर 3 पर देखा शिक्षा और समानता, नंबर 4 पर देखा नारी समानता के लिए शिक्षा, और नंबर 5 पर देखा अनुसूचित जातियों की शिक्षा। क्लियर। अब आपको जो आप क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन इसके पहले जब हम लोग पढ़े हैं इसमें ये सारी चीज़ें समाहित हैं, तो अब आपको इन सारी चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये आपके बीटीसी 2015 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बालकों के अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बालकों के अधिकार के संबंध में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला बिंदु है कि बालकों को यानी कि बच्चों को जन्म के तत्काल पश्चात पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये बच्चों के अधिकार की बात हो रही है। तो शुरुआत से ये देखा जाएगा कि उन्हें यानी कि जन्म के तुरंत बाद उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर जन्म के तत्काल यानी कि उनके तुरंत पश्चात जन्म के पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 2 पर हम देखें, प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा तथा नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। और नंबर 3 पर हम देखें, दोस्तों इसमें कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथक ना करना। क्लियर। और नंबर 4 पर हम देखें, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। बच्चों को ये सारे अधिकार दिए गए हैं कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथक ना किया जाए और माता पिता अथवा परिवार को पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का भी बच्चों को अधिकार है। और नंबर 5 पर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना, तो ये भी अधिकार है, क्योंकि बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो इसके लिए
अब यहाँ पर हम देखें, भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया। तो दोस्तों ये जो भी अधिकार हैं ये बच्चों के लिए अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार के तहत वो अपना खुद से संरक्षण कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया गया है। क्लियर? यानी कि ये अब हमारे कानून में है और इसे अब बच्चों के अधिकार के रूप में संरक्षित रखा गया। क्लियर? दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इस अधिकार अधिनियम का वर्णन हमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये आपके बीटीसी यानी कि डीएलएड 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये यूपी से संबंधित है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ोसी स्कूलों की परिकल्पना साकार करने हेतु बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे। इसके लिए भूखंड निश्चित करने होंगे, वर्तमान स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार लाने होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना होगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या जरूरत होगी, भूखंड की निश्चित करना होगा कि कहाँ पे विद्यालय खोले जाएं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का हो, उसमें क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या क्या गुणात्मक सुधार लाने होंगे, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी विकसित करने होंगे जिससे कि छात्रों को लाने ले आने में और एक तरह से जो भी व्यवस्था है शिक्षण की वो सारी व्यवस्था कंप्लीट हो पाए। क्लियर? आगे हम देखें, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4596 नए प्राथमिक स्कूल, 2349 नए उच्च प्राथमिक स्कूल व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित व्यय 3800 करोड़ है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, प्राथमिक में 4596 और उच्च प्राथमिक में आपका 2349 उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और जिसका अनुमानित व्यय कितना हो रहा है, 3800 करोड़ रुपए। इतना आप सबसे पहले ध्यान दीजिए। फिर इस कानून को असली जामा पहनाने के लिए अब यहाँ पे बात हो गई कितने स्कूल होने चाहिए और कितना बजट हो रहा है दोनों स्कूल को बनाने में। अब यहाँ पे बात आती है कितने शिक्षक, तो 3,35,000, यहाँ पे 3.35 लाख शिक्षकों की बात हो रही है की तैनाती करनी होगी। ये जो स्कूल बनाए जाएंगे प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, इनके लिए 3,35,000 प्राथमिक शिक्षकों की, यहाँ पे केवल प्राथमिक शिक्षकों की बात हो रही है और तैनाती करनी होगी। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के लिए कितने की बात हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे 2349 नए उच्च प्राथमिक स्कूल और 4596 नए प्राथमिक स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक स्कूल के लिए तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3,35,000 शिक्षकों की तैनाती करनी होगी, यानी कि ये 4596 जो भी विद्यालय हैं उसके लिए इतने शिक्षक की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे आगे हम देखें, वहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूलों में 67,000 नवीन नियमित शिक्षक और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। और यहाँ पर देखें जो उच्च प्राथमिक स्कूल यानी कि ये जो 2349 स्कूल हैं इसके लिए 67,000 नवीन नियमित शिक्षक चाहिए और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। और इसके मद्देनजर राज्य पर प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार होगा, यानी कि इस पूरे विद्यालय को चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार प्रत्येक वर्ष बढ़ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आगे हम देखें 25% सीटें निर्धन व वंचित वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित होने की प्रतिपूर्ति के लिए हर साल 3,000 करोड़ व्यय होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर अब बात हो रही है, यहाँ से फिर से समझने की कोशिश करिए कि 25% सीटें निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित होने की प्रतिपूर्ति के लिए हर साल 3,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वर्ष सीटें निर्धन व वंचित वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित होने की प्रतिपूर्ति के लिए हर साल 3,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिसमें ये तो हम लोगों ने टोटल व्यय यहाँ पर देखा था 10,000 करोड़, और यहाँ पर हम देखेंगे 3,000 करोड़ रुपए केवल निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों पे खर्च हो रहे हैं। और प्रदेश सरकार का आकलन है कि शिक्षा के अधिनियम को लागू करने हेतु सालाना 18,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें 45% यानी तकरीबन 8,000 करोड़ का व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि आपको ये पता होगा कि जो शिक्षा का जो 40% जो भार होता है वो राज्य सरकार पर होता है और 60% भार लगभग केंद्र सरकार पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 45% की बात हो रही है, तो ये 45% यानी कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार पर डाली गई है। क्लियर? अब आगे हम देखें, इसको आप दोस्तों समझने की कोशिश करिए एक एक पॉइंट को, तब आपको बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कितने खोले जाएं, 4,596, उच्च प्राथमिक 2,349, और अनुमानित व्यय इसका कितना होगा 3,800 करोड़ रुपए। और यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक के शिक्षकों की तैनाती होगी 3.35 लाख, और यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनाती होगी शिक्षकों की, जिसमें से 67,000 नियमित शिक्षक होंगे और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और इसमें प्रत्येक वर्ष जो खर्च आएगा वो आएगा 10,000 करोड़ अतिरिक्त व्यवहार होगा, यानी कि जो भी साल का बजट बनाया जाता है शिक्षा के ऊपर उसमें 10,000 करोड़ अतिरिक्त व्यय होगा, जिसमें 25% सीटें जो निर्धन और वंचित वर्ग के लिए रखी जाती हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हर साल 3,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे इस अधिनियम को लागू करने पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसमें से 45% यानी कि तकरीबन 8,000 करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार पर डाली गई। इतना आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रदेश में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगभग 3.35 लाख शिक्षक मौजूदा समय में होना चाहिए। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता बीटीसी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है। दोस्तों अब यहाँ पे आपका बीएड भी हो गया है। यहाँ पे पहले बेसिक में केवल बीटीसी शिक्षक ही होते थे, लेकिन अब यानी कि डीएलएड यहाँ पे होंगे और साथ ही बीएड वाले भी हो गए हैं। अब हम देखें उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विद्यालयों की संख्या क्या है। तो दोस्तों ये सारा जो डाटा दिया हुआ है, अगर आप ये सारे डाटा लर्न कर पाए तो लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी आंसर में आपको ये सारे डाटा काम आने। जब आप एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको छोटी से छोटी जानकारी भी रखनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे डाटा आपको लर्न करने हैं कि प्राथमिक स्कूल कितने हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल कितने हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्कूल है 1,05,505, उच्च प्राथमिक स्कूल है 42,748, प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक हैं 2,01,705 और उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक हैं 1,09,889 और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता 1.83 लाख है और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता 1.17 लाख है और प्रति वर्ष रिटायर होने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है 12,000। तो इस तरह से ये डाटा आपका पूरा क्लियर हो जा रहा है। और एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरे प्रदेश में लागू करने पर जो भी व्यय होगा और जो भी टीचर की आवश्यकता होगी, जो भी यानी कि प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होगी, वो सारा डाटा आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डाटा जब क्लियर हो जाएगा तो आप इससे संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन आए वो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें समस्त छात्रों को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने हेतु प्रदेश में सन 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में 13,300
28.79 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड 2008-2009 के मुताबिक 182 प्राथमिक 911 उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने हेतु शिक्षक ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें 4229 प्राइमरी व 8884 उच्च प्राइमरी विद्यालयों में केवल एक शिक्षक तैनात है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और साथ ही हम कहें शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है। तो ये सारा डाटा आपके पास अगर मौजूद रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखें इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके 2015 बीटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषता क्या है। दोस्तों मिशनरी स्कूल का संबंध किससे? मिशनरी स्कूल का संबंध है जो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, चूंकि वो ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो जब वो हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उस समय जब देश में 1813 चार्टर एक्ट की बात है इसमें, तो जब देश में एक तरह से कानून के माध्यम से ये ईसाई मिशनरी स्कूल माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर रहे थे, जिसमें वो ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए भारत में आए थे। तो यहाँ पर हम देखिए ईसाई मिशनरियों के जो भी यानी कि ईसाई से संबंधित मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर देखिए पहला, कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय इन्हीं मिशनरियों को जाता है। कक्षा शिक्षण प्रणाली, तो दोस्तों यहाँ पे कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? मिशनरियों को जाता है। और नंबर 2 पर हम देखें मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आधुनिक शिक्षा विधि है वो मिशनरियों की ही देन कह सकते हैं हम। और यहाँ पर हम नंबर देखें नंबर 3 पर मिशनरी स्कूल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। तो चूंकि इन्हें ये बहुत ही अच्छे ढंग से पता था कि किस तरह से इन्हें अपने धर्म प्रचार का भी मौका मिलेगा, किस तरह से यहाँ के लोगों को वो शिक्षित भी कर पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने जो माध्यम चुना था वो भारतीय भाषाएं ही थी। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यही पॉइंट जो हम आपको अभी पहले बता रहे थे कि ईसाई धर्म की शिक्षा देने के लिए ही मेन पर्पज इनका भारत के लोगों को शिक्षित करना नहीं था। मेन पर्पज ये था कि वो अपने शिक्षा के माध्यम से वो अपने धर्म का प्रचार कर पाए। तो देखिए ईसाई मिशनरी में यहाँ पे जो मिशनरी स्कूल होते थे वहाँ पे ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। और नंबर 5 पर हम देखें तो इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था। उसमें भारतीय एवं अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ भूगोल, गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। तो दोस्तों ये जो आधुनिक शिक्षा विधि है ये सब में भी तो आजकल यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती। तो वो जो ईसाई मिशनरी यानी कि मिशनरी स्कूल हुआ करते थे उसमें भी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, ये सारे विषय और व्याकरण, विज्ञान सारे विषय सम्मिलित थे उसमें। और बालकों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ये आपका नंबर 6 पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ईसाई मिशनरियों को। और मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे यही चीज़ें हैं आधुनिक शिक्षण विधि में, यानी कि जो चीज़ें आज पढ़ाई जा रही हैं। और मिशनरी स्कूल प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी, यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं जहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषाएं, मातृभाषा वही भाषाएं ही शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी। और मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी, जो इनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि यहाँ पे ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या थे। ये शिक्षा यहाँ पर देने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे सबसे मेन पर्पज इनका था कि ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर पाएँ। और यहाँ पर आपका देख चुके कि बालकों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 5।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।